नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है मायके में बेटियों का कोई हक नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राधिका पूरे 1 साल बाद अपने मायके आई तो उसे घर आकर बहुत सुकून मिला। उसे आज भी लग रहा था कि जैसे माँ बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही है और बाबूजी बेटी के आने की खुशी में फूले नहीं समा रहे। घर की दीवारें भी जैसे उससे कुछ पूछ रही हैं। राधिका शहर के इज्जतदार व्यापारी रमाकांत जी की पुत्री है। राधिका के दो भाई अभय और वैभव हैं। दोनों भाइयों और माता पिता की लाडली राधिका का विवाह अहमदाबाद में हुआ। पिता का अच्छा पति का अच्छा व्यवसाय था। एक ही बेटा था जो 2 साल पहले अमेरिका पढ़ने चला गया। राधिका के दोनों भाई राजकोट में ही अपनी अलग अलग कोठियों में रहते हैं। जब राधिका के माता पिता जिंदा थे तो उसी समय उन्होंने अपने दोनों बेटों को दो अलग अलग कोठियां बनवा कर दे दी थी और तभी से सब अलग अलग रह रहे थे। राधिका की माँ का मानना था कि दूर रहने से अगर आपस में प्यार बना रहे तो वही सही है, और यह सच भी था। तीज त्योहार पर दोनों भाई माँ बाबूजी की कोठी पर ही त्योहार मनाते थे। राधिका जब भी मायके आती तो अपने भरे पूरे मायके को देखकर फूली न समाती। पिछले साल ही अचानक से राधिका के पिताजी की हृदयघात से मृत्यु हो गई। राधिका की माँ सरोज जी पति की मृत्यु का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और पूरे 1 महीने बाद वह भी अपने पति के पास चली गई। राधिका इसके बाद कभी मायके नहीं आई। हालांकि दोनों भाई भाभीियों ने उसे बहुत बार बुलाया परंतु उसका मन ही नहीं करता था। आज पूरे 1 साल बाद जब वह रमाकांत जी की बरसी पर मायके आई तो मायके की यादों में खो गई। अब बाबूजी की कोठी का रख रखाव रामदीन काका ही करते हैं। माँ का घर राधिका को आज कितना अजीब लग रहा था। रामदीन काका कोठी के पिछले वाले हिस्से में अपने परिवार सहित रहते हैं। दोनों भाइयों और भाभीियों ने राधिका की खूब आवभगत की परंतु फिर भी उसे माँ बाप की कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि माँ बाप की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। अगले दिन पंडित जी द्वारा हवन करवाया गया। शहर के कुछ रिश्तेदार और जानकार भी उपस्थित थे। हवन के बाद भोज आदि से निपट कर सब आराम करने लगे। रात को सब इकट्ठे बैठे तो माँ बाबूजी की बातें होती रही। तभी बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा, वैभव तेरी डीलर से बात हो गई क्या? वैभव बोला, हाँ भैया, उसने कहा है कि 1-2 पार्टी तैयार हैं। आप बता दो कि कोठी कब दिखानी है? राधिका ने उत्सुकतावश पूछा। कौन सी कोठी भैया? अभय ने जवाब दिया। कुछ नहीं राधिका, हम बाबूजी की यह कोठी बेचने की सोच रहे थे। कोठी को रख कर भी क्या करेंगे? यहाँ अब कोई कई महीनों में आना होता है। अकेले रामदीन काका के सहारे सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता और फिर ऐसे पड़े पड़े तो यह कोठी खंडहर बन जाएगी। इसलिए हम दोनों ने सोचा है कि इसे बेच दें। वैसे भी बाबूजी कोई वसीयत तो छोड़कर गए नहीं, तो हम दोनों को ही सारे फैसले लेने का हक है। भाई की बात सुनकर राधिका का मन कसैला हो गया। वह मन ही मन सोचने लगी, तो क्या हुआ अगर बाबूजी कोई वसीयत नहीं छोड़कर गए? तो क्या भाइयों का कोई फैसला लेने से पहले मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। मैं भी तो बाबूजी की संतान हूँ, तो क्या मुझसे राय लेना नहीं बनता था? अगर दोनों भाई एक बार मुझसे राय ले लेते तो क्या हो जाता? मैं कौन सा कोठी बेचने से मना कर देती? राधिका का मन यह सोचकर कड़वा हो गया। राधिका पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान है। 2 साल पहले उसका बेटा विदेश पढ़ने गया तो उसकी पढ़ाई पर भी अच्छी खासी रकम खर्च हुई और पिछले साल ही राधिका के पति का बिजनेस भी डाउन मार गया। उसके पार्टनर ने धोखा दे दिया। अब राधिका के पति का व्यापार नुकसान में चल रहा है। बेटे को भी थोड़ा बहुत पैसा भेजना पड़ता है।
वैसे वह विदेश में पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्च निकाल लेता है, परंतु पति के व्यवसाय के घाटे के चलते राधिका का घर गिरवी पड़ा है। उसके लगभग सारे गहने भी बिक चुके हैं। राधिका ने कभी अपने भाइयों को इस विषय में कुछ नहीं बताया और न ही उनसे कभी मदद मांगी। आज जब कोठी को बेचने की बात आई तो भाइयों ने उसकी राय लेना भी उचित नहीं समझा। अगले दिन सुबह सब नाश्ता करके निपटे तो कोई व्यक्ति अभय और वैभव से मिलने आया। दोनों भाइयों ने उसे पूरी कोठी दिखाई। उसके जाने के बाद दोनों भाई बहुत खुश थे क्योंकि कोठी की डील पक्की हो चुकी थी। वह कुछ पैसे एडवांस भी दे गया था। राधिका अपने घर की गिरती हुई वित्तीय हालत से त्रस्त थी। उसने कभी भाइयों से एक पैसा भी नहीं मांगा, परंतु आज न जाने क्यों उसने थोड़ा हिचकते हुए बड़े भाई से कहा, भैया, क्या मुझे भी थोड़े पैसे मिल सकते हैं? अभय बोला, पैसे? तू क्या करेगी पैसों का? तुझे पैसे क्यों चाहिए? राधिका ने फिर से हिचकते हुए कहा, भैया, मैंने आप दोनों को नहीं बताया, परंतु वीरेंद्र जी के पार्टनर ने उन्हें पिछले साल धोखा दे दिया, इसलिए आजकल वह बहुत परेशान रहते हैं। मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। घर के हालात ठीक नहीं। मैं मांगना तो नहीं चाहती थी, परंतु आज कोठी बिकने की बात आई तो मुझे लगा कि माँ बाप की जायदाद से अगर थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी मिल जाता तो मेरी समस्या हल हो जाती। मेरे पति वीरेन दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि आगे व्यापार का क्या होगा। मुझे बाबूजी की और संपत्तियों में से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस कोठी में से थोड़ा सा मिल जाता तो मेरी गृहस्थी संवर जाती। शायद मैं अपने पति की कुछ परेशानी कम कर पाती। राधिका का छोटा भाई बोला, तेरा ब्याह धूमधाम से किया, इतना दान दहेज दिया, वह क्या कम था? बहनों का संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होता। राधिका छोटे भाई के ऐसे तेवर देखकर हैरान रह गई। उसे लगा कि जैसे उसने पैसे मांगकर कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। बड़े भाई अभय ने कहा, देख राधिका, बाबूजी कोई वसीयत बनाकर नहीं गए। अगर वसीयत बनाकर जाते और तेरा हिस्सा भी लिख कर जाते तो हम तेरा हिस्सा तुझे जरूर दे देते। राधिका अपने दोनों भाइयों से ऐसे जवाब पाकर बहुत दुखी हुई और सोचने लगी, बाबूजी वसीयत बनाकर नहीं गए तो क्या मैं उनकी बेटी नहीं? क्या माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया? मैंने कौन सी पूरी जायदाद मांगी थी या कौन सी जायदाद में पूरा हिस्सा मांगा था? सिर्फ एक कोठी में से थोड़े से पैसे ही मांग रही थी। बहन की गृहस्थी बचाने के लिए क्या भाई इतना भी नहीं कर सकते? राधिका ने हक मांगने की बात क्या कही, दोनों भाई और भाभीियों ने मुंह फुला लिए। अब राधिका ने वहां रहना मुनासिब ना समझा। एक बात उसे समझ आ गई थी कि अगर बेटी को कभी पैसों की जरूरत पड़े तो मायके से उम्मीद करना बेकार है। राधिका शाम को ही अपने घर लौट आई। किसी ने एक बार भी उसे रुकने को नहीं कहा। राधिका ने वापस आते समय अपने बड़े भाई से कहा, ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई हिस्सा नहीं लेना। मैंने तो बस वीरेन की परेशानी से परेशान होकर यह सब कह दिया। वैसे एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, बाबूजी ने वसीयत ना बनाकर गलती की और दूसरी गलती मैंने की जो अपना हिस्सा मांग लिया। परंतु अब आप यह गलती मत करना। आप अपनी वसीयत जरूर बनाना ताकि भविष्य में आपकी बेटी को अगर कभी जरूरत पड़े तो उसे अपना हक मांगते हुए शर्मिंदा ना होना पड़े और कोई उसे यह न कहे कि बेटियों का मायके में कोई हक नहीं होता। राधिका पूरे सफर में अपने माँ बाबूजी को याद करके उदास रही। पैसे के पीछे रिश्तों के बदलते रंग को देखकर उसका मन कसैला हो उठा। घर पहुंचने के 2 दिन बाद राधिका ने यह बात अपने पति वीरेन को बताई तो वह भी बहुत नाराज हो गए। बोले, क्या जरूरत थी तुम्हें अपना हिस्सा मांगने की? तुम जानती हो मुझे किसी से कुछ लेना पसंद नहीं।
आज नहीं तो कल हमारी समस्या हल हो जाएगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ। राधिका को वीरेन का गुस्सा जायज लगा, परंतु इसमें उसकी क्या गलती थी? अगर बहन बेटी मुसीबत में है और मायके वालों से मदद मांग भी ले और मायके वाले इसमें सक्षम भी हैं, तो क्या उन्हें बेटी की सहायता नहीं करनी चाहिए? दिन ऐसे ही बीतते गए। राधिका को वापस आए कुछ महीने बीत चुके थे। दोनों भाई भाभीियों का कोई फोन नहीं आया। राधिका माँ बाबूजी की याद कर उदास हो जाया करती। एक दिन दोपहर 12 बजे के करीब दरवाजे की घंटी बजी। राधिका ने दरवाजा खोला तो सामने बड़ा भाई और भाभी हैं। उन्हें अचानक आया देख राधिका हैरान हो गई। वीरेन को दफ्तर फोन लगाया। चाय नाश्ता करने के बाद अभय बोले, राधिका बहन, मुझे माफ कर दे। मैं अपने और वैभव के व्यवहार के लिए तुझसे माफी चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मायके में बेटियों का पूरा हक है। उन्हें अपना हक मांगने का भी पूरा हक होना चाहिए। मैंने इत्मीनान से इस बात पर गौर किया तो मुझे खुद पर बहुत शर्म आई। हम दोनों भाइयों में पैसे का इतना लालच आ गया कि हमने अपनी इकलौती लाडली बहन की मदद करना भी उचित नहीं समझा। अपनी गलती के लिए हम माफी चाहते हैं। कोठी की सारी पेमेंट आ गई है और इस पैकेट में तुम्हारा हक है। अभय ने पैसों का एक पैकेट मेज पर रख दिया। इतने में वीरेंद्र भी आ गए। राधिका ने वह पैकेट बड़े भाई के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, भैया, आप दोनों ने मेरे बारे में सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। परंतु इस समय मैंने न जाने कैसे वीरेन की परेशानी को देखा तो भावुकतावश आपसे मदद मांग ली। परंतु अब सब ठीक है। वीरेन की मेहनत से हमारा बिजनेस घाटे से उबर चुका है। मुझे कोठी में से कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो बस इतना कि मेरा मायका बना रहे। यह सुनकर राधिका की भाभी ने उसे गले से लगा लिया। अभय ने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा तो आंसुओं की अविरल धारा बह उठी। सबकी आंखें नम हो गई। अब किसी के मन में कोई खटास नहीं थी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।